जय श्री राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश ही नहीं, बंगाल में भी हिंदुओं के साथ में बड़े अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन ममता सरकार चुप है। तो बांग्लादेश और बंगाल दोनों ही हिंदुओं के दुश्मन क्यों बने हुए हैं? हिंदुओं पर आए दिन कुछ ना कुछ अत्याचार जब होते हैं तो वहां की सरकार के मुंह में दही क्यों जम जाता है? क्यों नहीं आवाजें उठती हैं? ऐसे तो ये मंच पर खड़े होकर बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े जो आवाजें जो हैं इनकी तेज हो जाती हैं, और विपक्ष के ऊपर अगर उंगली उठाना होता है तो वो उंगलियां उठाने से भी वो पीछे नहीं आते। विपक्ष मतलब कि जो भाजपा सरकार है, तो भाजपा के ऊपर वो कभी भी टोन कसने से पीछे नहीं हटते। यानी अगर कहीं देश विदेश में कहीं भी कुछ होता है तो उसके लिए उनका, लेकिन जब न्याय के लिए जब कोई बात कहनी होती है तो इनके मुंह में दही जम जाता है, तो इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। और खास तौर से हिंदुओं के लिए आखिरकार ये कब तक चुप रहेंगे, कब तक ये आवाज नहीं उठाएंगे? तो ये हिंदुस्तान में यानी भारत में रहकर भी भारतीय क्यों नहीं बन पा रहे हैं? ये अभी तक क्यों इनकी सोच जो है वो दूसरी तरीके की है? क्यों ये हिंदुओं का साथ ना देकर किसी और लोगों का साथ देते हैं? क्या चाहते हैं ये हिंदुओं के साथ में? क्या करना चाहते हैं? हिंदुओं के साथ में कोई भी अत्याचार होता है तो इनकी आवाजें क्यों नहीं बुलंद होती, क्यों नहीं उठती? तो बांग्लादेश ही नहीं बल्कि बंगाल में भी हिंदू आखिरकार क्यों सुरक्षित नहीं है? वहीं पे भाजपा के नेता ने इसका बड़ा खुलासा किया है और गंभीर आरोप भी लगाए हैं कि आखिरकार जो बंगाल में सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है वहां पर हिंदू असुरक्षा को लेकर गंभीर आरोप जो है वो लगाते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि आखिर वहां पे ममता सरकार चुप क्यों है? हिंदुओं पर प्रतिदिन अत्याचार हो रहे हैं लेकिन ममता सरकार की बोलती क्यों नहीं निकल रही है? क्यों वो शांत बैठी हुई है? तो इस पर बंगाल में जिस तरीके से बांग्लादेश में बंटवारे के बाद से हिंदुओं पर जुल्म पे जुल्म तो हो रहे हैं, लेकिन बंगाल तो एक स्वतंत्र है। वो तो किसी तरीके से कोई ऐसी कोई समस्या नहीं है। वहां पे ममता दीदी इतना जो है वहां पे चालीसा पढ़ती हैं, दुर्गा पाठ पढ़ती हैं, उसके बावजूद भी हिंदुओं के साथ में अत्याचार होते हैं तो भी वो चुप रहती हैं। अत्याचार होते हैं या जुल्म होते हैं या कुछ, यानी कि शांत रहना। आखिरकार उनकी चुप्पी किस तरफ इशारा कर रही है? क्या करना चाहती हिंदुओं के साथ में? वहीं ढाका में जो पुलिस का दावा है कि उस्मान हादी की हत्या के मुख्य जो अभियुक्त हैं वो भारत भाग गए हैं, मेघालय भाग गए हैं। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने बिल्कुल सटीक जो है वो दावा किया है। उनका कहना है कि इंकलाब मंच के जो मेन जो फाउंडर थे यानी कि संयोजक थे उस्मान हादी की हत्या के दोनों प्रमुख अभियुक्त मेमन सिंह की हलवा घाट सीमा से होकर जो भारत भाग गए हैं उसमें उन्होंने ये बताया है कि अभियुक्त फैजल करीम मसूद और आलमगीर शेख ने भारत पहुंचने के बाद पहले पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में शरण ली। उसके बाद वो क्या किया कि वो भारत पहुंच गए। तो वहीं पे जो ढाका मेट्रोपॉलिटन जो पुलिस के जो अतिरिक्त आयुक्त मोहम्मद नजरुल इस्लाम ने जो ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पूरी जो है वो जानकारी दी है, लेकिन पूरे मामले पर भारत या मेघालय की तरफ से भी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। यानी कि ये सब बातें उनकी हवा में समझी जा रही हैं कि जो इन्होंने बोल रहे हैं ये सब वो अपने अंदाज से बोल रहे हैं, यानी कि कोई भी अभी सटीक जो इंफॉर्मेशन है वो नहीं आई। वहीं पे पुलिस अधिकारी का दावा यहां तक भी कह दिया है उन्होंने कि पक्की जानकारी नहीं है इस घटना के मुख्य अभियुक्त कहाँ है। तो इससे ये पता लग रहा है कि वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको केवल ये है कि अंदाजा लगाया है कि आखिरकार वो मेघालय या भारत में उन्होंने शरण ले रखी है। उस्मान हादी की हत्या सुनियोजित थी, यानी कि पूरी प्री प्लानिंग के साथ में हुई है। इस केस में हमलावरों को भारत भागने में मदद करने वाले जो भी थे वो उनको लोगों को 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। इनमें से 6 लोगों ने अपना अपराध जो है वो एक्सेप्ट भी कर लिया है कि हाँ उस अपराध में वो शामिल थे। तो इसमें 7 से 10 दिनों में के भीतर
आरोप पत्र दायर कर दिया जाएगा। हाँ, कि इनमें से कौन कौन जो थे इसमें। तो यहाँ पे क्या है कि घटना स्थल पर मौजूद लोगों से मिली जो जानकारी है वो सीसीटीवी फुटेज के जो उसमें निकाले गए हैं, उनकी जो तकनीकी की मदद ली गई है। घटना के दिन जो है वो वहां पे कौन कौन थे, किसने किसने इसमें अपनी अपनी भूमिकाएं निभाई हैं। और फैजल करीम मसूद और उसके मददगार जो है मोटरसाइकिल चालक आलमगीर शेख की सिनत जो है वो कर ली गई है, जिससे अब उनका खुलासा पूर्ण रूप से हो सकता है। उन्होंने खुफिया पुलिस से जो मिली है जानकारी उसमें यह भी बताया गया कि हादी पर गोली चलाने वाले करीम मसूद के पिता हुमायूं कबीर, मां हासी बेगम, पत्नी शाहिदा परवीन सामिया और साले वाहिद अहम सीपू, महिला मित मारिया अख्तर लीमा, मोहम्मद कबीर और नरुज्जमा नेमानी सहित 11 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। तो 2 विदेशी पिस्तौल उनके घटना में जो इन्होंने साथ लिया था, जिसका कि कौन कौन से जो उनके पास हथियार बरामद हुए हैं वो क्या थे, तो वो 2 विदेशी पिस्टल थी। इसके अलावा मैगजीन, उसके अलावा 52 राउंड गोली और खाली कारतूस भी जो है उनके पास मिली हैं। इसके साथ ही उनके पास मोटरसाइकिल और नकली नंबर प्लेट की जो मोटरसाइकिल थी वो भी जब्त कर ली गई है। तो इन सब चीजों का इस्तेमाल आखिरकार कौन करता है जब उसको कोई बड़ा घटना या कोई अंजाम देना होता है। तो पुलिस ने इन सब जांच में पूरी तरीके से जुट गई है। खुफिया एजेंसी जो है वो भी जुट चुकी है और लोगों से को जो अरेस्ट किया उनसे लगातार पूछताछ चल रही है कि इस घटना में आखिरकार कौन कौन थे और क्यों ये घटना बनाई गई और किस लिए बनाई गई थी। तो ढाका से आमीन बाजार जब वो गए वहां, उसके बाद दोनों मानिकगंज यानी कि कलामपुर गए थे। वहां से उन्होंने एक अपनी निजी कार के जरिए दोनों अभियुक्त मेमन सिंह के हलवा घाट पहुंचे थे और वहां उन्होंने इस्लाम ने बताया कि मेमन सिंह के हलवा घाट से पहले ही एक फिलिंग स्टेशन पर फिलिप और संजय नामक 2 लोगों के का वहां पे इंतजार कर रहे थे और वो 2 लोग उनको जो है मिलने की बात। तो फिलिप ने उनको सीमा पार कराने के बाद मेघालय में पुत्ती नामक एक व्यक्ति को सौंप दिया था। पुत्ती ने उनकी सामी नामक एक टैक्सी ड्राइवर के हवाले कर दिया था। ये कहा जा रहा है दोनों अभियुक्तों को मेघालय के तूरा शहर में पहुंचा दिया गया। उसके बाद में अनौपचारिक माध्यम से मेघालय पुलिस के साथ संपर्क किया था। उन्होंने इस बीच पुत्ती और सामी को गिरफ्तार कर लिया है। 6 लोगों ने अपना अपराध कबूल करते हुए बयान भी दर्ज कराए हैं, जबकि 4 लोगों ने धारा 164 के तहत गवाही दी है। तो 164 की गई यानी कि मजिस्ट्रेट के। तो नजरुल इस्लाम ने ये सारी बातें बताई हैं, लेकिन मेघालय जो सरकार है वो इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। 22 दिसंबर को जब उस्मान हादी की मृत्यु हुई थी यानी उसकी हत्या कर दी गई थी, उसमें डिटेक्टिव ब्रांच ने कहा है कि उसे अभी ये नहीं पता है कि हत्या के मुख्य अभियुक्त देश में हैं या फिर कहीं और छुप गए हैं। तो डिटेक्टिव ब्रांच यानी डीबी के जो प्रमुख सफीकुल्ला इस्लाम है, उन्होंने बांग्ला को बताया था कि अभी भी मालूम नहीं है कि हादी के हत्या जो है उसके मुख्य जो आरोपी हैं करीम मसूद या उसके सहयोगी आलमगीर शेख बांग्लादेश से भागकर किसी दूसरे देश में शरण ले चुके हैं या नहीं है कि यहीं पे अभी छुपे हुए हैं, यानी अभी कोई वो नहीं किया गया। हत्यारों को पकड़ने के लिए सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। उस्मान हादी की मौत के बाद राजधानी ढाका में कई इलाकों में 18 दिसंबर में ऐसी हिंसा हुई कि वहां पे पत्रकारों सहित कई लोगों पर मारने का प्रयास किया गया, यानी उनको बंधक बना लिया गया, उनको जो है बंद कर दिया गया, उनके दफ्तर फूंक दिए गए, चाहे वो प्रथम डेली स्टार हो या प्रथम आलो हो, सारे दफ्तर उनके जो है वो फूंक दिए गए। यानी कि 23 पत्रकार जो थे वो अपने 9वीं मंजिल पर बेचारे फंसे और नीचे आग लगा दी गई। सोचिए इतना प्रयास किया गया, इतनी हिंसा भड़की थी। वहीं पे एक दीपू नाम के एक लड़के को जो हिंदू था उसको आग लगा दी, यानी जिंदा उसको जला दिया गया। इतनी हिंसा, इतना क्रोध,
आखिर अगर एक इंसान के मरने पर इतना क्रोध हो रहा है तो आप सोचिए वो जानबूझकर साजिश की हुई, यानी कि पूरे सबके सामने, यानी कि किसी इंसान को जला दिया गया तो वो उसकी अपनी जिंदगी नहीं थी क्या? अगर उसके अंदर आत्मा थी, उसके अंदर अगर था कि हाँ कि वो उसकी जान उसके प्यारी थी, तो क्या किसी उसकी हिंदू की जान प्यारी नहीं थी क्या? हिंदू जो है वहां पे सिर्फ रह रहा है तो माइनॉरिटी में है, इस वजह से उसके साथ में ऐसे अत्याचार हुए। यानी कि अगर हादी की मृत्यु पर इतना बवाल हो सकता है तो क्या एक हिंदू की मृत्यु पर बवाल नहीं हो सकता? हिंदू की जान फ्री की है और उनकी जान बड़ी अनमोल है, जो उनको जो है जिंदा जला दिया गया, और उनको अगर गोली से मार भी दिया गया तो वहां पे हिंदू ने किसी ने नहीं मारा था। लेकिन अगर वहां पे बंगाल के ही शख्स को, बंगाल में ही रहने वाले बंगाली को, यानी कि बांग्लादेश में एक हिंदू को मतलब जिंदा जला देना, ये कहाँ की इंसानियत है? तो प्रदर्शनकारियों ने 20 दिसंबर को अब यानी कि इस मामले में सलाहकार मोहम्मद जहांगीर और चौधरी सलाहकार जो मुख्य सलाहकार थे, उनके सहायक खुदा जो बख्श चौधरी 21 दिसंबर शाम तक मुद्दे पर जानकारी देने में विफल जब हो गए, तब उन्हें 24 घंटे के भीतर इस्तीफा देना पड़ा। यानी जो अल्टीमेटम मिला था उनको, अल्टीमेट कि हाँ कि वो गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन उसमें वो नाकाम रहे। तो हम यानी कि घटना जो हुई थी उसमें अंजाम देने वाली व्यक्ति और घटना को अंजाम देने में इस्तेमाल किए गए हथियार और मोटरसाइकिल बरामद करने के बाद अभियुक्तों को जब गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अभियुक्तों के बारे में जानकारी जुटाने की अभी तक कोशिश जारी है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता लगा है कि हाँ कि इसमें से मुख्य जो आरोपी था वो आखिरकार कौन था इसका मेन मुखिया, किसने जो है मारा है। सिर्फ अंदाज में ही ये सारी बातें जो है वो की जा रही हैं कि हाँ कि उनकी मृत्यु, उनकी जो हत्या का जिम्मेदार केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ कौन है? और वो है जो है वो वहां के ही हैं लोग, और ये सोची समझी साजिश है। और इसमें उनको जो है वो शरण देने वाला है, वो वहां पे भाग के गए हैं, वो मेघालय में हैं और मेघालय से भागकर वो भारत में उन्होंने शरण ली है। अब उनका प्रत्यार्पण किया जाए, लेकिन मेघालय की सरकार ने पूर्ण रूप से इसको खारिज कर दिया है। तो मेघालय की पुलिस ने और BSF ने बांग्लादेशी हत्या के संदिग्धों को राज्य में प्रवेश करने की झूठी कहानी को खारिज कर दिया है, और ये कहा है कि किसी भी व्यक्ति ने यहाँ पे कोई एंट्री नहीं ली है। इस तो वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी जो थे उन्होंने भी ये बात तो बिल्कुल पूर्ण रूप से कर दी है कि यहाँ बांग्लादेशी मीडिया के कुछ वर्गों से उभरने वाली जो झूठी और मनगढ़ंत कहानियां जो बताई गई हैं, उसमें नागरिकों के बीच जो है वो भ्रम पैदा किया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है, उनको बुझाया जा रहा है, उनको कहानियां बताई जा रही हैं, उनको केवल बहलाया जा रहा है। जिस तरीके से जब किसी के दबाव प्रेशर पर पुलिस क्या करती है कि किसी न किसी को जब उसको लगता है कि अब किसी अपराधी को हमें लाना ही है, तो वो फिर एकजुट होकर, यानी कि अगर कोई क्रिमिनल है तो उसी को वो नाम रख के और ये कह देती है कि हाँ ये है, उसको हाजिरी लगानी है कि हमें इतने व्यक्तियों को दिखाना है। तो क्या उसी तरीके से तो नहीं है कि ये भ्रम पैदा करने के लिए और उनको दिखाने के लिए कि अब वो भाग गए हैं वहां और मेघालय भाग गए हैं, वो वहां से भारत भाग गए हैं और भारत जो है अब उनका प्रत्यार्पण करे, तो मेघालय की शांति और स्थिरता को भंग करने का जो जोखिम पैदा कर रही है बांग्लादेशी सरकार, जो एक संवेदनशील सीमावर्ती राज्य है और नियमित रूप से झड़पों और सीमा पार यानी कि जो भी अपराधों से निपटता है, और उसके लिए वो ऐसे करके ये आरोप लगा रहे हैं कि हाँ वहां पर भाग के गई है। वहीं पर जो उनके खालिदा जिया के जो बेटे आए हैं उस पर भी बड़ा अब है कि अब वो क्या वहां पे बांग्लादेश में करने वाला। तो खालिदा जिया के बेटे की एंट्री क्या वाकई में बंगाल के लिए और भी ज्यादा खतरनाक पैदा कर सकती है समस्याएं वहां के हिंदुओं के लिए? किस लिए वो 17 साल बाद वहां पे एंट्री किया? वहीं पे संयोग या सियासी नैरेटिव समझा जाए कि उस्मान हादी को बांग्लादेश के एक राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम की कब्र के बगल में ही क्यों दफनाया गया था? आखिर क्यों? मतलब छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी को सुपुर्द खाक कर दिया गया है और उसमें लोगों ने मतलब इस तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया कि मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस भी हादी के जनाजे में पहुंचे, यानी कि इस ऐसे लग रहा था कि जैसे
कौन हो जिसमें सारे लोग वहां पे इतने उसमें है, लेकिन एक हिंदू को जब जलाया गया तो किसी की भी कोई आवाज नहीं उठी, किसी ने कुछ नहीं किया, और बल्कि वहां पे हंगामे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। यानी हिंदुओं के साथ में अत्याचार जो है वो चरम पर है, वहां पे अत्याचार थमने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन एक उस्मान हादी की मृत्यु पर लोगों ने इस तरीके से हिंसा भड़काई, हिंसा की कि जिसमें पूरा बांग्लादेश हिल गया। यानी कि सुनियोजित साजिश के तहत हादी की हत्या बताया जा रहा है। 50 साल बाद यानी 1976 में ढाका विश्वविद्यालय की मस्जिद के पास विद्रोही बंगाली कवि काजी नजरुल इस्लाम को दफनाए जाने के बाद लगभग 50 साल बाद यानी कि इंकलाब मंच के छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी को सुपुर्द एक खाक किया गया है, और पूरी तैयारियों के साथ, पूरे जश्न के साथ में कि हाँ कि उनको वहां पे दफनाया गया, पूरे इस तरीके से कि जैसे मानो कि वाकई में वो बहुत बड़े कोई बंगाल के नायक थे, जिनको इस तरीके से पूरी उसमें कि बड़े जो चाहे सलाहकार हो चाहे कोई हो, वो सब उसमें शामिल होकर उनको दफनाया। और हिंदुओं के साथ में यानी कि इस तरीके से बिहेवियर, और जो वहाँ के नेता हो, जो मुस्लिम हो, वहाँ के उन लोगों के साथ में अलग, यानी एक ही देश के लोग, यानी अलग अलग उनका नजरिया देखने का बिल्कुल भी अलग है। यानी कि एक के साथ में इतनी बेरहमी और एक के साथ में इतनी नरमी। आखिर क्यों बांग्लादेश क्यों जल रहा है, किसकी वजह से जल रहा है, और क्यों, कौन जला रहा है, और कौन इसके पीछे एक बड़ी साजिश करके वहां पे खेल खेल रहा है। क्यों आए खालिदा जिया के बेटे 17 साल बाद एंट्री की, तो इस तरीके से एंट्री करना भी उनका एक सस्पेंस है। और बांग्लादेश में कुछ और बड़ा होने जा रहा है, या फिर भारत अगर उस पर कोई बड़ा एक्शन लेता है तो वाकई में अगर उसने उसको आजाद कराया है तो उसको पूरी तरीके से नस्ते नाबूद भी कर सकता है। आंख दिखाने वालों की आंख निकालना भी आता है। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।